Yes. Thank you, Sorry, Karthik Ashish, sir. I'll just take one more minute. Yes, So okay. I welcome Dr. Ashish Moide, renowned psychiatrist, and I also welcome each and every one of you. आप सभी सभी श्रोताओं का बहुत बहुत प्यार से हम स्वागत करते हैं लाइफ फाउंडेशन। मतलब मैं और डॉक्टर संपदा वाडोणकर, हम दो फाउंडर मेंबर हैं आज। और ये सेशन का रिकॉर्डिंग जल्द ही आपको आने वाले 1 से 2 दिन में ही अवेलेबल हो जाएगा। तो घबराएं नहीं, जिन्होंने मिस किया है आप उनको ये सेशन का रिकॉर्डिंग आगे भेज सकते हैं। जरूर ये बहुत फायदेमंद रहेगा। थैंक यू। ओवर टू यू आशीष। थैंक यू। Thank you. Thank you, Karthik sir. And all the founder members of Life Foundation. जब कार्तिक सर ने मुझे फोन किया था कि एग्जाम स्ट्रेस के लिए आपको एक टॉक देना है, तो मैं तुरंत रेडी हो गया था, क्योंकि मैं रेडी था बच्चों को सिखाने के लिए। जब लेकिन उनका मैसेज आया, उन्होंने उसमें लिखा था इट इज फॉर पेरेंट्स, तो मुझे पहले स्ट्रेस आ गया कि अरे मुझे पावर पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा और मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो फिर मैंने पहले मेरे ऊपर काम किया कि मुझे सोचा कि भाई पेरेंट्स को क्या सिखाएंगे, एग्जाम तो पेरेंट्स की नहीं है। लेकिन जब एग्जाम होती है ना, तो घर में जो माहौल रहता है, तब हमें पता चलता है कि एग्जाम स्टूडेंट्स की नहीं, सारे घर की एग्जाम होती है। सो ऑल ऑफ अस वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ, एंड ये अपना अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ता है। अपने अपने सारे अलग अलग जो रोल्स होते हैं, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। सो इट इज एक्चुअली अ वंडरफुल थॉट बाय कार्तिक कि वी हैव टू वर्क ऑन एग्जाम स्ट्रेस फॉर पेरेंट्स ओनली, राइट? क्योंकि मैं हम जब बहुत देखते हैं ना कि अगर मम्मी को ठंडी बज रही है और बच्चे को नहीं बज रही है, तो बच्चे को स्वेटर पहनाया जाता है, राइट? तो इट इज नॉट कि उसको ठंड नहीं होती है, लेकिन उसको पहनाया जाता है। दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू इज, हमको समझना पड़ेगा यार हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या है, जो हम अपने बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं। वी हैव टू चेंज अवर थिंकिंग प्रोसेस। तो हाउ टू डू दैट, ये हम थोड़ा सा आज जानेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल रात को अराउंड 12:30 आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ फेमस हॉस्पिटल वेयर आई एम अटैच्ड। फोन आया कि सर, 24 साल का बच्चा, उनके उसके फादर और भाई, 2-3 भाई उसको लेके आए हैं। और ये बच्चा सर पुणे से निकल गया पैदल, चलते चलते शिक्रापुर तक पैदल चल रहा था, 40 किलोमीटर्स डाउन द लाइन। एंड जब, और उसको फिर उसके फ्रेंड्स ढूंढ रहे थे, उनको ढूंढते ढूंढते वो वहां पे मिल गया। एंड ही वाज जस्ट आउट ऑफ हिज साइकी। उसको लगा कि वो किसी को पहचान रहा है, किसी को नहीं पहचान रहा है। उसकी, फिर मैं कल रात को गया वहां पे, उसको पूछा कि क्या हुआ था, उसकी सारी हिस्ट्री अपने पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स और भाई बोले सर इसका एग्जाम है 2 फरवरी को, एमपीएससी का। और हम, जब मैंने फादर से बात कर रहा था, सर ये मेरी गलती है, मैं फार्मर हूँ, मुझे लगा मैंने बहुत पैसे दे के इसको एक पुणे में रखा है क्लास पे, तो मैं रोज उसको फोन कर करके बोल रहा था, बेटा ये एमपीसी का, ये पुलिस में भर्ती हो गया, ये उधर हो गया, ये उधर हो गया, आप भी पढ़ाई कर रहे हो ना, आप भी पढ़ाई कर रहे हो ना। तो मुझे लगता है सर ये मेरे प्रेशर की वजह से ये ये बच्चे की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। एंड एक्चुअली इट वाज द फैक्ट, ही वाज स्ट्रेस्ड आउट। अभी मैंने उसको एडमिट किया है, अभी थोड़ी देर में जाके उसको देखूंगा। सो आई गॉट दैट, वो मुझे हिट हो गया कि व्हाई कार्तिक हैज गिवन मी दिस टॉपिक, राइट? दिस इज सो इम्पोर्टेंट। एग्जाम स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट्स इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, ये हमारे बच्चों की हालत होती है बहुत बार। हम्म उसको लगता है कि ये जो कुर्सी पे बैठा है बाजू में, ये कौन है, ये एग्जाम एग्जाम लगती है, ये एग्जाम जो है ना, ये बहुत डेंजरस चीज है, ऐसा उनको लगता है। और ये हम हमारे बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं कि एग्जाम इज अ वेरी सीरियस थिंग, यू हैव टू बी वेरी सीरियस। हम ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसमें ऐसे होता है कि अबे एग्जाम यानी बच्चों के दिमाग में कुछ तो कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज लाइक अ लायन, जंगल का शेर है जो खाने वाला है, ऐसे उनको लगता है, राइट? काय झालं सीमा? और ये थॉट हम उनके दिमाग में इंस्टिल कर देते हैं। ओके,
So let us see how not to do it. Next slide. This is the area where I am working on for brain. यानी हम एग्जाम में क्या टेस्ट करते हैं? What exam is testing? What is exam testing? Exam is testing about your few cognitive functions of the brain. कौन से हैं? जैसे कि ये हमारा मेमोरी सबसे ज्यादा टेस्ट करता है, राइट? और क्या टेस्ट करता है? वो हमारा थिंकिंग एबिलिटी टेस्ट करता है। उसके सिवा और कुछ टेस्ट करता है? नहीं। ये सिर्फ टेस्ट करेगा मेमोरी और सम थिंकिंग एबिलिटी। वो टेस्ट नहीं करेगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ये टेस्ट नहीं करेगा कि आप लाइफ में क्या करने वाले हो। ये टेस्ट नहीं करेगा। एग्जाम टेस्ट करेगा आपकी मेमोरी कैसी, राइट? नेक्स्ट स्लाइड। तो हम बच्चों को ही सिखाते हैं, ये मैं आपको भी सिखाऊं, आपको भी आपसे भी शेयर करना चाहूंगा कि हम अपने बच्चों को अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके मेमोरी के ऊपर हमको काम करना। तो ये मेमोरी कैसे होती है? मेमोरी हमारे दिमाग में एक ब्रेन में स्टोर होती है, वो एक लाइब्रेरी की तरह होती है, ठीक है? जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हमको सपोज एक एक किताब चाहिए, तो हम बोलते हैं किताब का नाम। वो पूछता है सर ऑथर का नाम। हाँ, तो किताब का नाम, ऑथर का नाम, कौन सी लैंग्वेज, वो उसको सब पता होता है कि ये कौन से रैक में, किस नंबर पे, किस टेबल पे, कौन से इसमें रखा है, राइट? उसी की तरह सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में सॉर्ट आउट और क्लासीफाई होती है और वो स्टोर होती है लाइब्रेरी की तरह। अगर उसको ठीक तरीके से स्टोर करना है तो कुछ चीजें अच्छे से हमें पढ़ते वक्त ही सिखानी चाहिए, राइट? और ये पढ़ते वक्त जब हमको सिखाएंगे बच्चे को तो उसके दिमाग में फिट बैठेगा। जब ये फिट बैठेगा, जी ये हमारा काम है, ये बच्चे का खुद का काम है और स्कूल का काम है, तो एग्जाम के वक्त उसको ये रिकॉल करना है। रिकॉल अगर करना है दिमाग में तो उसके इमोशंस का भी बहुत बड़ा उसमें रोल है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना कुछ की या कुछ वैलेट आप घूम गए हो, तो आप ढूंढने की कोशिश करते हो और ढूंढते 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 आप थक जाते हो, लेकिन वो मिलता नहीं है। फिर आप थक के आराम से रिलैक्स करके भी चलो हो गया, खो ही गया, ऐसा सोच के आराम से बैठ जाते हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो और अचानक से वो याद आता है, राइट? वाई? ऐसे क्यों हुआ? जब हम स्ट्रेस में थे तब याद नहीं आया, ढूंढ रहे थे। जब हम रिलैक्स हो गए तब याद आ गया। बिकॉज जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि हमने जब लिखा तब हमारा ब्रेन रिलैक्स मोड में था और जब हम रिलैक्स हो गए तो फिर से वो उसने उसी तरीके से काम किया। दिस इज अ स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ उसका। तो दिस इज अ स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी, यानी जिस स्टेट में हमने पढ़ाई किया है वही स्टेट एग्जाम में अगर हमने बच्चों को दी कि उसको ट्रेन किया, then he can recollect and perform better in the exam. So for that हमको उस बच्चे को इमोशंस कैसे कंट्रोल करे, इमोशंस कैसे स्टेबल करे, ये सिखाना है, बराबर? ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं? हम निमोनिक्स सिखा सकते हैं बच्चों को। निमोनिक्स यानी शॉर्ट फॉर्म्स। जब मैं छोटा था, मेरे अंकल के घर जाता था और हम दोनों ट्रिप के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने हमको पूछा, मराठी थे वो, मैं भी मराठी हूँ, उन्होंने पूछा कि पेरूचा पापा घेतला का? ये क्या है पेरूचा पापा? उन्होंने बोला पेन, रुमाल, चाबी, पाकिट, पानी लिया क्या? सो इट वाज अ गुड शॉर्ट फॉर्म नो टू रिमेम्बर मेनी थिंग्स। तो अभी मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया बच्चों के लिए, पेरूचा मोठा पापा घेतला का? ट्रिप में हम मोबाइल भी लेते हैं ना, मोबाइल लिया। So in that sense, mnemonics are very useful things and they help us a lot. So we have to train our kids to form certain short forms. There are other systems also which I have written: memory peg system, mapping system, and mainly the attention. We have to train our kid or child to improvise his or her attention. उसको हमको सिखाना है अटेंशन कैसे इंप्रूव करे। और इस अटेंशन के नेक्स्ट स्लाइड।
इस अटेंशन के लिए सबसे जरूरी है ये सारी चीजें जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ. देयर इज अ निमोनिक फॉर दिस, PROFRO, प्रोफ्रो is a mnemonic for it. For any event or any future plan, ये हम फॉलो कर सकते हैं, बट दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइंड mnemonic फॉर प्रिपेयरिंग द एग्जाम. फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज रिहर्सल, थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ इज फीडबैक, देन रिट्रीवल एंड ओवर लर्निंग. सी वी हैव टू ट्रेन अवर चाइल्ड फॉर प्लानिंग. जिसका प्लानिंग बढ़िया है उसका एग्जीक्यूशन के लिए आसान जाता है. प्लानिंग के लिए वी हैव टू सी व्हाट इज द what time the child is having, how is his or her speed of performance or reading or writing, and then how what are the hurdles in it. ये अगर हमने सोच के उसको प्लानिंग सिखा दिया, और ये प्लानिंग हमको खुद को बाकी इवेंट में करते आने चाहिए. सपोज आफ्टर द एग्जाम्स वी आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप, तो हम प्लानिंग कैसे करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, हमको यहाँ पे जाना है, इतना टाइम है, इतने वेटिंग लिस्ट है, हमको ये चीजें करनी है, ये नहीं कर पाएंगे, ये कर पाएंगे. ये हम जो जिस तरीके से शांति से सोच के करते हैं ना, वो सब हमारे बच्चे देखते हैं. सो दे विल बी आल्सो गुड प्लानर. अगर हम ऑन द स्पॉट हैफजर्डली कुछ भी कर रहे हैं, तो दे विल आल्सो नॉट लर्न फ्रॉम आवर बिहेवियर कि ये प्लानिंग कैसे की जाती है. तो सेम प्लानिंग हमको सिखानी है उनको हमारे बिहेवियर से, और उनको ऑब्जर्वेशन के लिए देना है, एंड सेम प्लानिंग उनको एग्जाम में करने के लिए बोलना. सिंपल. रिहर्सल. रिहर्सल इज अ वंडरफुल टेक्निक जो हम बरसों से कर रहे हैं, बट हम जिस प्रकार के रिहर्सल कर रहे हैं इसको बोलते हैं रट्टा मारना. इसको हमारी भाषा में मेंटेनेंस रिहर्सल बोला जाता है. ये कुछ कुछ ही कामों में काम करेगी, राइट. यानी जॉनी जॉनी बोलने के बाद ही बच्चा तो बोलेगा, अगर हम मेंटेनेंस रिहर्सल में जाएंगे तो. बट हम अगर सेकंड टाइप जो इसको बोलते हैं इलेबरेटिव रिहर्सल, यानी समझ के बात करना, अ, समझ के बात करना अगर ये हम करेंगे, तो बच्चा समझ लेगा, और समझने के बाद जो याद रहेगा वो परमानेंटली याद रहेगा. क्यों? मैंने जो बोला, हम ब्रेन के ऊपर काम कर रहे हैं. ब्रेन इज लाइक इलेक्ट्रिक वायर्स, सब सर्किट्स फिक्स है. मेमोरी एक इलेक्ट्रिक वायर्स की सर्किट्स की तरह है, राइट. हम एक इंफॉर्मेशन को जितने सर्किट्स अटैच करेंगे, यानी उसमें से एक भी सर्किट फायर हो गया, उसको वो याद आना शुरू हो जाएगा. हम्म? तो रिहर्स करने के लिए इलेबोरेशन समझ के लेना ये जरूरी है. अभी एग्जाम नजदीक है, तो समझने के लिए कितना टाइम है दैट वी हैव टू डिसाइड. अगर नहीं टाइम है तो मेंटेनेंस रिहर्सल करो, अगर टाइम है तो इलेबोरेटिव रिहर्सल करो. ओके. organize the schedule of the child, particularly till the date of exam. पूरा शेड्यूल उसको ऑर्गेनाइज करके देना, 7 दिन का, महीने भर का, उस दिन का, पूरा ठीक से ऑर्गेनाइज करके दोगे तो बच्चा फंबल नहीं होगा. नहीं तो एंड टाइम पे ये रह गया, वो रह गया, पेंसिल रह गई, सब गड़बड़ हो जाएगी, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसका इमोशंस उस लेवल पे खराब हो जाएगा. फीडबैक, सबसे जरूरी चीज फीडबैक. हम लोगों को, बहुत कम लोगों को पॉजिटिव फीडबैक देने की आदत होती है. हम हमेशा निगेटिव फीडबैक देते हैं, एक तो दूसरे को या खुद को, राइट. दूसरे को देना आसान है, खुद को देना भी बहुत लोगों की आदत होती है. एंड दिस नेगेटिव फीडबैक परफॉर्मेंस बढ़ाता नहीं है, ये कम कर देता है. तो पॉजिटिव फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, दीज आर नेसेसरी थिंग. पॉजिटिव फीडबैक यानी हमने उसका डे का, उस दिन का टाइम टेबल बना दिया, और उसको शाम को पूछा कि इसमें से क्या क्या हुआ, तो उसने 6 चैप्टर में से 3 चैप्टर किया, तो गुड, इट इज गुड. बट 3 चैप्टर क्यों नहीं हुए, इसका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उसे देना जरूरी है कि आपने मोबाइल में कितना टाइम पास किया, ये क्या किया, कहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये उसको समझ के देना है. एंड नेक्स्ट डे फिर से उसका फीडबैक लेना है, राइट. वो उसको भी खुद को देने के लिए बोलना है कि आपने अच्छा किया, पैट योर सेल्फ कि मैंने आज अच्छा पढ़ाई किया.
लास्ट इज रिट्रीवल। एग्जाम के एक हफ्ता पहले जो होगा वो रिट्राइवल होगा, यानी एग्जाम की बुक बंद करके कितना याद आता है ये देखना है, और खुद के नोट्स स्पेसिफिकली याद आ रहे क्या है, उस चैप्टर के पॉइंट्स याद आ रहे क्या, ये हमें सीखना है। और ये उसको सिखाना है कि भाई एग्जाम में सब कुछ बुक्स पढ़ नहीं पाओगे, बेसिक बेसिक चीजें उसको याद आनी चाहिए। एंड लास्ट इज ओवर लर्निंग। इट इज द डे प्रायर टू मेन एग्जाम, डे प्रायर टू एग्जाम। डोंट स्टडी एवरीथिंग, जस्ट स्टडी पॉइंट्स 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 पॉइंट्स, वो भी पॉइंट्स याद आ रहे का, ये सिर्फ रिवाइज करना है। दिस कॉल्ड एज ओवर लर्निंग। इस फेजेस से अगर हमारा बच्चा जाएगा तो डेफिनेटली उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा, बिकॉज ही विल नॉट हैव कि अरे मेरा इतना रहेगा, इतना रहेगा, वो रहेगा, वो रहेगा, वो रहेगा। क्योंकि उसको पता है कि इस टॉपिक में से मैंने इतना किया है, जो मुझे नहीं आता है वो नहीं आता है। और मैंने बहुत, ही विल गेट दैट कॉन्फिडेंस। दैट कॉन्फिडेंस इस प्रोसेस में से वो अगर जाएगा तो उसके शॉर्ट टर्म मेमोरी में से जो 2-3 मिनट की है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सर्किट सारे फिक्स हो जाएंगे। एग्जाम में वो अगर शांति से बैठेगा तो उसको फटाफट याद आना शुरू हो जाएगा, राइट। दिस इज फॉर हाउ टू प्रिपेयर द किड फ्रॉम आवर साइड। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें सबसे जरूरी है बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से दूर करो। और बच्चों को अगर डिस्ट्रैक्शन से दूर करना है तो हमें भी उसी तरह बिहेव करना पड़ेगा जो देख के बच्चा सीखेगा कि अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो सारे डिस्ट्रैक्शन दूर, जिस वक्त वो काम कर रहा हूँ वही काम करना, राइट। मल्टीपल चीजें, मोबाइल चालू, लैपटॉप चालू, ये फलाना बिस्ताना सब कुछ एक साथ कर रहे हो तो सब खिचड़ी हो जाएगी। ये खिचड़ी नहीं करना है, ये उसको सिखाना, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। इस सारे इसमें गड़बड़ करेगा स्ट्रेस, इस सारे इसमें गड़बड़ करेगा स्ट्रेस। एंड ये स्ट्रेस हमारे परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट लाएगा। क्यों, देखिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, हाँ, यस। अगर देखो ये ग्राफ हमें क्या बोल रहा है कि स्ट्रेस अगर मिनिमल लेवल पे है तो चाइल्ड विल नॉट डू एनीथिंग। स्ट्रेस अगर मिनिमल लेवल पे है तो बच्चा सो जाएगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि सर इस बच्चे को पढ़ाओ, पढ़ाई के लिए मोटिवेट करो, अभी 1 महीने पे एग्जाम है, इसका कुछ नहीं हुआ है। तो ये बच्चा है, ये फर्स्ट स्टेज वाला, जिस पे कुछ रिलैक्स कुछ नहीं होता सर। मेरे को तो बिजनेस में, मैं एक बच्चे को इंटरव्यू कर ले रहा था परसों। ही वॉज रेफर्ड बाय टीचर। जी सर आपको क्या बनना है? सर मुझे पॉलिटिशियन बनना है। ही वॉज वेरी क्लियर, एंड मैं एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेने वाला। तो ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। तो वो फर्स्ट स्टेज में था, उसको मोटिवेट करना पड़ा, भाई थोड़ा सा स्ट्रेस लो। स्ट्रेस कहाँ तक लो? ऑप्टिमल लेवल तक। ऑप्टिमल लेवल का स्ट्रेस जरूरी है। और वो स्ट्रेस अगर नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं पढ़ने वाले थे या बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। सो एग्जाम इज नेसेसरी, दैट इज एन ऑप्टिमल स्ट्रेस। बट क्या नहीं करना है, जो जिसको हम बोलेंगे डिस्ट्रेस, वो है जो आगे जो ग्राफ दिखा रहा है ना, वो बच्चा अगर उसमें चला गया डिस्ट्रेस में तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ने की जगह कम होना शुरू हो जाए। ये ग्राफ ऐसे नीचे नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ये परफॉर्मेंस ग्राफ है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं, कुछ भी काम नहीं करेगा बच्चा। थोड़ा सा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है, जैसे इसको बोलते हैं ना धनुष बाण, वो जितना एक लेवल तक हम खींच सकते हैं, एडिक्वेट लेवल तक खींचोगे बाण आगे चला जाएगा। लेकिन ज्यादा खींचोगे टूट जाएगा, कमान टूट जाएगी, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। ये है ब्रेन, जो हर ऑर्गन के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। इट इज ब्रेन, ये शरीर का राजा है। और ये जो हमारी साइकोलॉजी है, ये उसका साइकोलॉजी या मन जिसको बोलेंगे, ये उसका सॉफ्टवेयर फंक्शनिंग है। अगर उसका सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया तो ये सारे ऑर्गन्स के ऊपर असर करता है। आप देखोगे एग्जाम के पहले बहुत सारे बच्चे लूक हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को नौशिया होता है, बहुत सारे बच्चों का पेट दुखता है, किसी को बदन दर्द होता है, पीठ दर्द होता है, हेडेक होता है। और जैसे एग्जाम खत्म हो जाती है सब खत्म हो जाता है। वो नाटक नहीं कर रहे होते हैं, इस स्ट्रेस की वजह से ये सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो वी हैव टू बी अवेयर कि हमारा बच्चा स्ट्रेस ले रहा है क्या, ये उस ऑर्गन के माल फंक्शनिंग के ऊपर हमको डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो स्ट्रेस किसको बोलेंगे? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस यानी हमारी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल
बिहेवियरल रिएक्शन, देखो स्पेसिफिक वर्ड है, टू एनी परस्यूड डिमांड्स और थ्रेट, यानी हम जिस प्रकार की हमारी मानसिक, शारीरिक, भावनिक और हमारी वर्तन प्रतिक्रिया दे रहे हैं एक डिमांड को, और वो डिमांड हम परस्यू कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं उसके बारे में, वो सही में है क्या ये हमें पता नहीं, मगर अगर हम इसे उस तरीके से सोच रहे हैं तो, और ये हमारे कोपिंग से अगर लाइन क्रॉस करते जा रहा है, दैट अफेक्ट्स आवर परफॉर्मेंस, दैट इज स्ट्रेस। नेक्स्ट स्लाइड। बच्चा स्ट्रेस में है ये कैसे पता चलेगा? कुछ कुछ बिहेवियरल चीजें होती है, जैसे वो नेल बाइटिंग करेंगे, ऐसे ऐसे करते हैं बच्चे बहुत सारे, फिंगर टैपिंग करेंगे, टीथ ग्राइंडिंग करेंगे, फिस्ट क्लेंचिंग करेंगे, उनके शोल्डर्स हंच हो जाएंगे, हमको बच्चा देख के पता चल जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, रिंकल्स आते हैं, कंटिन्यूस यॉर्निंग करते हैं, फुट टैपिंग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे हमेशा चेयर में ऐसे रॉकिंग करते रहते हैं, शेकिंग करते रहते हैं, ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है, सारे मसल्स बॉडी के थोड़े से टाइट हो जाते हैं, कभी कभी पेट दर्द देता है, और उनकी एपेटाइट उस दिन के लिए पूरा लॉस, कम हो जाता है, कुछ भी नहीं खाना पड़ता। दीज आर ऑल साइंस कि हमारा बच्चा स्ट्रेस में आ रहा है, ये हमको ढूंढना है, ये हमें जानना है, पहचानना है, और अगर बच्चा स्ट्रेस में है तो वे टू टेक सम एक्शंस टू रिड्यूस इट। नेक्स्ट स्लाइड। क्यों हम स्ट्रेस में होते हैं और हमारा बच्चा स्ट्रेस में जाता है? उसके दो प्रकार के कारण हो सकते हैं। एक, हम सिचुएशन को, उस सिचुएशन का जो रियलिटी है उस तरह का नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग, बहुत डेंजरस है, बहुत डिफिकल्ट है भाई, 10th की एग्जाम बहुत डेंजरस, 12th की एग्जाम बहुत डेंजरस, और जेई नीट बाप रे, एमपीएससी बाप रे बाप, ये अगर हमने उनको सिखा दिया, या फिर हमने हमारे लाइफ के सिचुएशन में हमने इस तरीके से रिएक्शन दिया कि यानी कोई ऐसी चीज आ रही है हम उसको डेंजरस नाम दे दे रहे, और उस तरीके से हम बिहेव कर रहे, तो बच्चे को भी लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स के लाइफ में ये डेंजरस चीज है, वो उस तरीके से रिएक्शन देते हैं, तो मेरे लाइफ में एग्जाम इज अ डेंजरस थिंग, मैं उस तरीके से रिएक्शन दूं। So what we perceive a situation as dangerous, then we get stressed out, right? The second thing is we don't believe that we have resources to cope with, और हमें से लगता है कि भाई ये क्या हुआ है कि हम, मेरे पास, मैंने पढ़ाई नहीं की सर, बच्चों के लिए रिसोर्स क्या है? पढ़ाई, मेरे चैप्टर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बस तो बच्चा मेल्ट डाउन हो जाता है बच्चा। और ये वो कहाँ से सीखता है? हमारे पेरेंट्स के रिएक्शन से, उनके लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गई, और वो ये नहीं सोच रहे कि हाउ टू वर्क ऑन द सॉल्यूशन, वो ये सोच रहे हैं कि अरे यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं कैसे करूं, अब मैं क्या करूं। हाँ हाँ, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे मदर्स आते हैं जिनको देख के पता चल जाता है कि इनके बच्चों को स्ट्रेस आने वाला है, क्योंकि दोज मदर्स, दे गेट वेरी इजीली मेल्ट डाउन, they forget the resources they are having to cope with the stressors, right? तो ये अगर हमने हमारे लाइफ में हमारे थिंकिंग प्रोसेस में ला लिया, the situation is not so dangerous, then we react in different way, and we have some resources to cope with the situation, and let us use the resources maximally, then we can इंस्टिल, वो जो थॉट है हमारा, वो हमारे बच्चों में हम डाल सकते हैं कि हाँ, कि भाई मेरे 10 में से 4 चैप्टर हुए हैं, और 4 तो मुझे अच्छे से आते हैं, तो मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा, जो 6 नहीं किए हैं उसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज, मेरे पास अभी 1-2 दिन है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पढ़ लूंगा, जितना मेरे पास टाइम है उतना मैं मैक्सिमम यूटिलाइज करूंगा शांति से, देन उसका स्ट्रेस्ड आउट होना कम हो जाएगा। सो इट इज राइट। नेक्स्ट टाइम। तू अर्धोट घेतला वाटतं 23-24-25 काल संपल पाहिजे होत्या. Dr. Vivek, please mute yourself. हाँ, स्ट्रेसर्स कौन कौन से आ सकते हैं? वन इज परफॉर्मेंस स्ट्रेसर, बहुत सारे स्ट्रेसर्स है, उसमें से इस एग्जाम में आ रहा है वो परफॉर्मेंस स्ट्रेसर, राइट? यानी हम आजकल ना हम बोलते हैं ना, हमारे मेडिकल लैंग्वेज में किसी भी
बीमारी को अगर सपोज पैंक्रिया का बीमारी है तो पैंक्रियाटाइटिस, अपेंडिक्स का बीमारी है अपेंडिसाइटिस, आइटिस लगा दिया उसकी मेरे बीमारी हो जूम गई। में वो वॉल्यूम नहीं आ रहा था, वो पूछ रही थी। जूम में वॉल्यूम मेरा वॉल्यूम नहीं आ रहा है? नहीं, इट्स क्लियर सर। हाँ ओके। तो किसी ऑर्गन को, अगर किसी ऑर्गन को या किसी बीमारी को आइटिस लगा दिया तो उसका बीमारी हो जाता है। तो अभी आजकल हम सबको बीमारी हो गया है आई कांट स्टैंडाइटिस, यानी मैं ये सहन ही नहीं कर सकता हूँ। कैन यू म्यूट एक दोज हु आर अनम्यूट? दीपाली जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ, और सभी ने खुद को म्यूट रखना है, सभी को विनंती है। दीपाली जी, दीपाली माथुर। हाँ, तो आई कांट स्टैंडाइटिस नाम का बीमारी हम सबको हो गया है। यानी कि मेरे को मुझे ये सहन ही नहीं हो सकता कि मेरे बच्चों को कम मार्क्स आ रहे, या मेरे बच्चों को ये नहीं हो रहा है, मेरे बच्चों को वो नहीं हो रहा है। ही और शी शुड बी परफेक्ट इन एवरीथिंग. ये shoulds and must are creating a lot of hazards in your life, right? So we have to see कि ये threat performance का हम हमारे बच्चों को तो नहीं दे रहे, right? So we have to work on those stressors. Identify which stressor you are having, what stages you are going through, और हम हमारे बच्चों के ऊपर क्या लाद रहे, right? Next slide. So there are some, हम सबको पता है कि अभी सर ने बोला कि ये फाउंडेशन कोविड में स्टार्ट हो गया था, और कोविड कोरोना वायरस से होता है, लेकिन हमारे पास उससे भी डेंजर वायरसेस बैठे वाले हैं जिसका मैंने अभी लिस्ट दिया है। जब भी हम इसको मेंटल वायरसेस बोलते हैं, और ये मेंटल वायरसेस अगर हमारे दिमाग में चल रहे हैं एज अ पेरेंट, तो ये सारा अफेक्ट करेगा हमारे बच्चों के थिंकिंग को, और बच्चों की थिंकिंग उसी तरह हो जाएगी, या वो उसके रिबेल में भी काम कर सकते हैं, यानी वो उसकी तरह सोच भी सकते हैं, और डर सकते हैं, एंग्शियस हो सकते हैं, या फिर छोड़ देंगे पढ़ाई। क्यों? अगर ये हमारे मेंटल वायरसेस हो, अगर हमारे दिमाग में चल रहे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल और नन थिंकिंग। अगर हम सोचते हैं हमेशा की सब कुछ अच्छा होना चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिए, मराठीमध्ये म्हणे म्हणतात, खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी, म्हणजे एकदमच चांगलं करायचं नाही तर नाहीच करायचं। ये थिंकिंग बहुत बढ़ रही है आजकल। सारी चीजों को हम ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हैं, यानी हमारा बच्चा बहुत ही अच्छा है, मैं तो बहुत बेकार है। ऐसा नहीं है। हर बच्चे के पास अपना अपना एक अच्छा स्किल है। कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, कुछ बच्चे संस्कृत में अच्छे हैं, कुछ लैंग्वेजेस में अच्छे हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। तो सब में अच्छा होना, इट इज नॉट मैंडेटरी। ही इज नॉट अ रोबो, ही और शी इज नॉट अ रोबो, राइट? तो ये ऑल और नन थिंकिंग हमको कम करनी पड़ेगी। हमारा फेवरेट ओवर जनरलाइजेशन, उसने एक एग्जाम में प्रीलिम्स में क्या कम मार्क्स, एक पेपर में कम मार्क्स ला लिए। अरे तेरा तो कुछ सच्चा नहीं है, अब मुझे नहीं लगता तू प्रीलिम्स में कुछ परफॉर्म कर पाएगा, मुझे नहीं लगता कि तेरा ये, हम सेंटेंस देना स्टार्ट कर देते हैं, वी स्टार्ट जनरलाइजिंग इट कि भाई ये एग्जाम अच्छी नहीं है, ये पेपर अच्छा नहीं है, तू अच्छा नहीं है, स्कूल अच्छी नहीं है, ये सारा बोर्ड से अच्छा नहीं, इतना जनरलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं हम, बोलते बोलते बोलते, सो दैट एक निगेटिविटी माहौल तैयार हो जाता है हमारे दिमाग में, हमारे घर में, और हमारे सारे पेरेंट्स के ग्रुप में भी, कि कुछ तो भी गड़बड़ है। और वो निगेटिविटी बच्चों के दिमाग में अगर घुस गई, तो they will not be comfortable while studying. They will have some negative notions before study. Don't do it. मेंटल फिल्टर यानी जो हम देखते हैं, यहाँ पे एक फिल्टर होता है जो हम सुनते हैं, और जो अंदर जाता है उसमें एक फिल्टर जाता है। यानी जो सिचुएशन हमारे आजू बाजू में चल रही है, उसको हम जिस तरीके से सोचते हैं, उस तरीके का फिल्टर जो हमारे दिमाग में सोचने का है, थिंकिंग का है, वो थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, और हमारे रिएक्शन उसकी तरह चेंज हो जाते हैं। उस फिल्टर को ना वो एक्वागार्ड की तरह बार बार धोना चाहिए। भाई मेरा मेंटल फिल्टर सही तरीके से काम कर रहा है क्या? मैं उस सिचुएशन को जैसे है वैसे देख रहा हूँ क्या, या मैं उसको डेंजरस लेबल लगा दे रहा हूँ? डोंट डू इट। मेंटल फिल्टर अगर अच्छा नहीं रहा, तो ये जो आखिरी वाला वायरस है ना, लेबलिंग का, वो हम लेबल, हर चीज को लेबल लगा देते, हम हमारे बच्चों को भी लेबल लगा देते।
मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा वैसा है, 1 2 3 4। अगर आजकल अब मैं जब मेरे पास बच्चों को उनकी माएँ लेके आती हैं, सारे लेबल्स बोलती है, सारे लेबल्स। मैं उनको बोलता हूँ बच्चों को लेबल मत लगाओ, दे आर नॉट योर प्रोडक्ट्स। हाँ, दे आर, वो क्या ही कोई मार्केट की चीज नहीं, इसको हम लेबल लगा सकते हैं। रिमूव दोज लेबल्स, सी द चाइल्ड एज इट एज वो सिचुएशन की तरह देखना स्टार्ट करो, तो वी कैन हैव अ गुड रैपो। हमारा उस बच्चे के साथ एक अच्छा संवाद शुरू हो जाएगा, और वो संवाद बच्चे का परफॉर्मेंस बढ़ा देगा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे, मैं, मेरी बात मेरी पेरेंट्स तक पहुंच रही है, मेरी कठिनाइयां पेरेंट्स तक पहुंच रही है, वो अच्छे से सुन रहे हैं और फिल्टर नहीं लगा रहे उनका, राइट। उससे क्या हो जाता है, नेक्स्ट वायरस जो होता है, जंपिंग टू कंक्लूजन्स। हम जंप कर देते हैं, यार तेरा कुछ सच्चा नहीं है, इस बार एग्जाम का कुछ सच्चा नहीं है, ऐसा ही होने वाला है, गलत बात है, ये वो 1 2 3 4। वी आर नॉट, हम कोई भविष्य करता नहीं है, और हमने देखा है किसी भविष्यवाणी अभी तक कोई सच्ची नहीं हुई है। सो डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, राइट। नेक्स्ट वायरस इज मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन। मोबाइल तो आ गया, स्मार्टफोन तो आ गया, उसने सिखा दिया मैक्सिमाइज करना और मिनिमाइज करना, बट मैक्सिमाइज किसको करना है और मिनिमाइज किसको करना है ये नहीं सिखाया, राइट। प्लीज म्यूट। मैक्सिमाइज हमने हमारे असेट्स को करना है, और मिनिमाइज हमने हमारी कमियों को करना है। और ये हमारी कमी और हमारा बिहेवियर, हमारी थिंकिंग प्रोसेस, ये बच्चों को सिखाएगी कि उसको एग्जाम के वक्त उसके पास जो रिसोर्सेस है उसको मैक्सिमाइज करना है, और जो नहीं किया है उसको मिनिमाइज करना है, उसकी तरफ नजरअंदाज करना है। और ये बच्चा हमको देख देख के सीखने वाला, राइट। सो वी हैव टू ट्रेन आवर चाइल्ड बाय आवर बिहेवियर एंड थिंकिंग प्रोसेस इन द रूटीन लाइफ, कि किस चीजों को मैक्सिमाइज करना है, किसको मिनिमाइज करना है। वो अगर उल्टा हो गया, हमने उसको सिखा दिया कि हमारे रिसोर्सेस को मिनिमाइज करना है, तो वो खुद को गिल्ट ट्रिप में लेके जाएगा, और जो नहीं है उसको मैक्सिमाइज करना है तो बेचारा परेशान हो जाएगा, राइट। सो चेंज योर रूटीन डेली थिंकिंग प्रोसेस। उसमें ये नेक्स्ट व्हायरस मत लाने दो ना, शूड्स अँड मस्ट। मराठीमध्ये आम्ही याला च ची बाधा म्हणतो, ऐसा ही होना, वैसा ही होना, ये परफेक्ट, वो परफेक्ट। उसमें क्या हो जाता है, बच्चा नेचुरल परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, उसको हमेशा डर लगता है कि मैंने ये परफेक्ट नहीं किया ना, तो दैट इज अ गड़बड़, राइट। एंड दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द पेरेंट्स, और वो प्रेशर सीधा परकुलेट होता है बच्चों के ऊपर। सो शूड्स एंड मस्ट आर द मोस्ट डेंजरस वायरसेस वी आर सीइंग नाउडेज। शूड्स एंड मस्ट, उसको कम करो। लेकिन ये बोलते हुए एक प्रिकॉशन है, हाँ। शुड के दो दो टाइप्स होते हैं, वन इज ऑब्स्टिनेट शुड एंड वन इज डिटर्मिनेंट शुड। ऑब्स्टिनेट यानी जो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ऐसा ही होना, ये नहीं किया, आई वॉन्ट, मुझे शर्ट चाहिए तो रेमंड का ही चाहिए, शर्ट चाहिए तो इसका ही चाहिए, पैंट्स उसकी, शूज उसके, दिस इज एन ऑब्स्टिनेट शुड। बट व्हाट इज डिटर्मिनेंट शुड, कि जो जिसको बोलते हैं ना, द फेमस, जो टिळक टिळकजींनी बोला था की स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। च, हा जो च आहे ना, हा च का बरं टाकला तिथे, फक्त मिळवणार टाकता आलं असतं ना। तो जो च है ना, इट क्रिएट्स डिटर्मिनेशन, आई विल डू इट। ये जो है ना, ये जरूरी है। आज 26 जनवरी है, मैं कल से एक्सरसाइज करने वाला हूँ, ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट शुड है, ये जरूरी है। यानी हम शुड को भी शुड नहीं लगा दे रहे। देखो, शुड भी कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये बैलेंस हमको आना चाहिए, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ आवर सेल्फ एंड द किड। ये मत करना भाई, हमारे बच्चों को क्या अच्छे से आता है उसको डिस्काउंट मत करो। बहुत कंप्लेनिंग मदर्स आर, मैं मदर्स फादर्स सबको देख रहा हूँ, बहुत कंप्लेंट करते हैं। बच्चा हमारा बेचारा कुछ तो अच्छा कर रहा होता है, उसको डिस्काउंट कर देते हैं, और जो अच्छा नहीं कर रहा है वो पहले बोल देते हैं, राइट। मेरे पास भी जब पेशेंट आते हैं ना, तो डॉक्टर के पास तो पहले कंप्लेंट लेके आएंगे। मैं बहुत पेशेंट को ट्रेन करके रखता हूँ कि वो पहले अच्छा क्या हुआ ये मुझे बोलो। 10 में से 4 चीजें अच्छी हुई तो 4 चीजें पहले बोलो, ये बोलो पहले क्या क्या अच्छा हुआ,
हाँ तो हाँ सर ये अच्छी हुई, ये नहीं अच्छी हुई, ठीक है। सो डोंट डिस्काउंट द पॉजिटिव थिंग, उसकी हमको ट्रेनिंग लगानी पड़ती। प्रॉब्लम क्या होने गया, इंसान जब इवॉल्व हो गया, यानी हम बंदरों से जब इंसान हो गए ना, तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स था वो डेवलप हो गया, उसमें इमोशंस है, न्यूरोकॉर्टिकल इमोशंस, हायर इमोशंस। लेकिन वो नेचर ने हमको दे तो दिया, लेकिन वो सिखाया नहीं कि वो कैसे यूज करना। वो अगर हम सीखेंगे, जिसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो ही हम उसको यूज कर पाएंगे। और वो अगर यूज करेंगे तो ये सारे वायरस हट जाएंगे। उसमें एम्पैथी है, उसमें सिंपैथी है, उसमें करुणा है, दया है, ग्रेटिट्यूड है, सब कुछ है उसमें। वो अगर हम यूज करना सीख गए, तो ये सारे वायरसेस हटना शुरू हो जाएंगे, और हम शांति से रहेंगे, और हमारे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और अगर हमारे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होना शुरू हो जाएगा, जो एग्जाम में काम में आए। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है साइकोलॉजी का फॉर रैशनल थिंकिंग। हम बच्चों को सिखाते हैं ABCD, ABCD, लेकिन हम जब व्यवहार करते हैं, हम A to C जाते हैं। ए यानी एंटीसीडेंट, यानी कारक, यानी घटना। यानी मेरे बच्चे ने एग्जाम में, प्रीलिम्स में 100 में से 50 मार्क लाए, और मुझे गुस्सा आ गया। यानी गलती किसी है, बच्चे की गलती है, राइट, और मुझे गुस्सा आ गया। वही वही एक दूसरा बच्चा है, नहीं वही वही मेरी मेरी वाइफ है, उसने देखा कि ये मेरे बच्चे ने 50 मार्क लाए, लेकिन वो रिलैक्स है। तो ए इज सेम, बच्चा वही है, मार्क्स वही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, उसको गुस्सा नहीं आ रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज A to C में हम जा रहे हैं, तो बीच में भूल रहे कि यार बच्चे, उसमें बीच में बी है। बी इज माई बिलीफ सिस्टम, विच इज चेंजिंग द कॉन्सिक्वेंस। राइट, ये हमारा साइकोलॉजी का ABC है। बट हम क्या चेंज करना चाहते हैं? ए चेंज होना चाहिए, जो लाइफ में कभी नहीं होने वाला। ना बच्चा चेंज होगा, ना बीवी चेंज होगी, ना हस्बैंड चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। चेंज होने वाला है आपका बिलीफ सिस्टम, वो जब तक चेंज नहीं होगा, हमारा कॉन्सिक्वेंस चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद का एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैं कुछ दिनों पहले, कुछ सालों, 1 साल पहले, मैं मेरे हॉस्पिटल में जाने के लिए सिडको बस स्टैंड से लेफ्ट टर्न लेता हूँ, और लेफ्ट टर्न इज अलाउड कार में से। तो वहां पे एक इंसान हमेशा खड़ा रहता था मेरे बराबर टाइम पे, वो भी उसका टाइम था, मेरा भी वही टाइम था। वो लेफ्ट में बाइक लेके खड़ा रहता था, और मुझे गुस्सा आता था, अरे यार लेफ्ट में क्यों खड़ा है तू, तेरे को आगे सीधा जाना है। तो मैं कुछ अच्छे शब्द बोलता था, इन रिटर्न वो मुझे कुछ अच्छे शब्द बोलता था। दिन की शुरुआत ऐसे हमारी अच्छे वर्ड से स्टार्ट हो गई थी। यानी आप, यू कैन अंडरस्टैंड द अच्छे वर्ड्स का मीनिंग क्या है। एंड वो स्टार्ट हो गई, और मुझे लगा यार ये कुछ गलत बात होगी, 3-4 दिन से वही चल रहा है अपना, दिन की शुरुआत गुस्से से नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने ढूंढा यार इसको चेंज कैसे करे, वो इंसान तो चेंज नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि यार मैंने क्या मैं, मेरे सोच में क्या गड़बड़ है, मेरे बिलीफ सिस्टम में क्या गड़बड़ है। तो मैंने ढूंढा कि भाई, मैं इसको लेबल लगा दिया कि ये गलत इंसान, ये इंसान गलत है, ये इलीगल इंसान है, कुछ भी मैंने 2-4 लेबल लगा दिए थे। वो लेबल पहले हटा दो, वो लेबल मैंने हटा दिए। और फिर मैं गया दूसरे दिन, फिर वो तो वहीं पे था बराबर, उसका टाइम मेरा टाइम सेम था। मैं सिर्फ हंसा उसकी तरफ देख के। आई वॉज न्यूट्रल, न्यूट्रल, नॉट वो, no sarcasm, no, there was no sarcastic smile, it was a neutral smile. उसने पहली बार देखा कि अंदर कौन बैठा है, और गाड़ी पर वो डॉक्टर का लेबल था, और उसको लगा यार डॉक्टर बैठे वाले अंदर, और उनको लेट लेट हो रहा है, तो ही वो सॉरी बोल के हट गया, मैं भी थैंक यू बोल के निकल गया। वो चेंज, वो सामने वाला इंसान नहीं बदला, पहले मैं बदला, पहले मैं बदला, फिर वो बदला। राइट, मेरी जो रिएक्शन थी वो चेंज हो गई। The change reaction after my working on my thinking process is called as response. वो रिस्पॉन्स जब चेंज हो गया, तो मुझे डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस आ गया।
मैं सोच रहा था 3-4 दिन से कि वो कैसे बदलेगा, वो कभी नहीं बदलेगा भाई, बदलूंगा मैं, और मैं बदलने के बाद वो बदलेगा। करेक्ट। सिमिलरली, इफ यू आर डीलिंग विद द किड, वी हैव टू चेंज अवर बिलीफ सिस्टम कि मेरा बच्चे के बारे में मैं जो जिस तरीके से सोच रहा हूँ पहले उसको बदलो। इफ यू वांट अ डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस, वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम फर्स्ट, कि मेरा बच्चा ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। ये जो हमारे दिमाग में खिचड़ी पक रही है, उस खिचड़ी को पहले सॉर्ट आउट करो। राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, वॉच योर रिस्पॉन्स फर्स्ट। यानी हम बोलते हैं 90/10 प्रिंसिपल, यानी क्या, हमारे लाइफ में जो जिस तरीके से हम सोचते हैं कि भाई ये ऐसा होने वाला है, ये वैसा होने वाला है, जो डिजायर बहुत गड़बड़ होने वाले, उसमें से सिर्फ 10 बार वो चीजें होती है, 90 टाइम्स वो चीजें नहीं होती है। सो वॉच योर रिस्पॉन्स मैन, वॉच योर रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स इज अ थॉटफुल रिएक्शन। हम जो दे रहे वो रिएक्शन है, उसको अगर हम थॉट अटैच कर देंगे, सही तरीके से रैशनली सोचेंगे, एंड फिर वो जो रिएक्शन जाएगी वो रिएक्शन नहीं जाएगी, वो जाएगा रिस्पॉन्स। नेक्स्ट स्लाइड। यस, देर आर टू थिंग्स इन लाइफ जो हम हमारे लास्ट प्रेयर में लेंगे। देर आर टू थिंग्स, फैक्टर विद इन कंट्रोल एंड फैक्टर बियॉन्ड कंट्रोल। FWC, FBC। यानी बाहर ठंडी है और मुझे ठंडी अच्छी नहीं लगती, मुझे अभी बारिश चाहिए, गिरने वाली है क्या, मुझे धूप चाहिए, होने वाला है क्या? नो नो नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको ठंडी बज रही है, ठंडी चेंज करना है फैक्टर बियॉन्ड कंट्रोल। व्हाट इज विद इन कंट्रोल? भाई आपको ठंडी बज रही है, स्वेटर पहनो। राइट, स्वेटर पहनो, ये आपके विद इन कंट्रोल में है। आप ठंडी चेंज नहीं कर सकते, वेदर चेंज नहीं कर सकते। इन द सेम सिनेरियो, हम सारी सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते। हम खुद के ऊपर चेंज कर सकते हैं, आइदर टू फेस द सिचुएशन और टू कोप अप विद द सिचुएशन। और ये जब हम सीखेंगे, और हमारा जो रिस्पॉन्स का जो तरीका है ये बच्चा सीखेगा, तो वो भी वही तरीका उसके एग्जाम में अप्लाई करेगा। एग्जाम में जब डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी, जो उसने नहीं पढ़ा है, जो उसको नहीं आ रहा है, जो उसका पढ़ना रह गया है, अगर वो स्टेबल माइंड से उसको देखेगा, देन ही विल फाइंड आउट द रिसोर्सेस टू डील विद सच डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो डेफिनेटली वो कम होना शुरू हो जाएगा। राइट। सो वर्क ऑन व्हाट इज विद इन माई कंट्रोल एंड व्हाट इज बियॉन्ड द कंट्रोल। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वन। हाँ, सो व्हाट आर द टिप्स, इजी टिप्स इज हैव अ कम्युनिकेशन। संवाद, संवाद आपके बच्चों के साथ अच्छा करो। संवाद यानी कैसे करना है? बी ए गुड लिसनर, उसकी बात सुनो। आपको जो डॉक्टर अच्छा लगता है ना, वो डॉक्टर अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उस जो डॉक्टर सुनता है ना आपकी बात पूरी, वो डॉक्टर अच्छा लगता है। राइट। तो सिर्फ लेकिन जो सिर्फ सुनेगा और कुछ रिएक्शन नहीं देगा तो नहीं चलेगा। फॉर हैविंग अ गुड लिसनर यू हैव टू बी एक्टिव लिसनर। यानी आपका बच्चा आपको कुछ बोल रहा है, कंसर्न्स बोल रहा है, तो प्लीज express their concerns and feeling and don't interrupt in between, let them talk completely। उनको जो बोलना है बोलने दो। मुझे स्ट्रेस आ रहा है, मुझे टेंशन आ रही है, ये आ रहा है, वो, लेट हिम और हर टॉक कंप्लीट, उसको पूरी बात करने दो। वैलिडेट हिज और हर इमोशंस, उसकी इमोशंस को वैलिडेट करो कि हाँ मुझे दिख रहा है कि आपको टेंशन आ रहा है, आपको ये हो रहा है, आपको मुझे दिख रहा है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड यू। ये बोलना जरूरी है, और वो एक्चुअली में उसको लगना चाहिए कि मेरी बात मेरे पेरेंट्स तक पहुंच रही है, उसको समझना चाहिए। एंड क्रिएट अ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट अराउंड बाय एक कंडीसिव स्पेस। थोड़ा सा जब एग्जाम है थोड़ा सा शांति बनाए रखो, अच्छा लाइटिंग चाहिए, थोड़ा सा स्टडी एरिया ऑर्गेनाइज करके दो उसको, जो कोई है जितना भी इतना अपना एरिया है उसको थोड़ा सा ठीक से रखो। देन उसका रूटीन सेट कर दो एग्जाम के वक्त। कैसे? रूटीन डेली शेड्यूल सबका होना चाहिए। बीच बीच में 45 मिनट्स के बाद छोटे छोटे ब्रेक्स होने चाहिए। देन सबसे जरूरी चीज हम बार बार बोल रहे हैं सबको कि भाई आपका अभी से सारे लोगों ने स्क्रीन टाइम कम करो, और वो एग्जाम के बाद उसको काम करेगा, नहीं तो फिर एग्जाम के बाद
उसको स्क्रीन की याद आना शुरू हो जाएगी बीच बीच में। उस ब्रेक में उसने मोबाइल देखने के बजाय उसने बाहर जाके पेड़ देखने चाहिए, उसकी आंखों का स्ट्रेस कम हो जाएगा, ग्रीनरी देखनी चाहिए। एंड स्टडी, जैसे स्क्रीन कम होना शुरू हो जाएगा अपने आप कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये रील्स एंड शॉर्ट्स जो बच्चे देख रहे हैं ना, उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से वो हाइपर एक्टिव हो जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि ब्रेन उतना, लाइफ रूटीन लाइफ इज नॉट सो फास्ट। शॉर्ट्स एंड रील्स दे आर वेरी फास्ट, इस इमोशन से उस इमोशन, उस इमोशन से उस इमोशन, सो दैट इज वेरी डेंजरस थिंग। उसको कम करो, शॉर्ट्स रील्स बंद कर दो, स्क्रीन टाइम मिनिमाइज करो। और ये एक्चुअली ये स्टार्टिंग से करो, अभी एकदम से अचानक से एग्जाम आ गई है मोबाइल निकालना बंद मत करो, ऐसे करोगे तो वो सब गड़बड़ हो जाएगी। उसको थोड़ा सा धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट स्लाइड। रिलैक्सेशन टेक्निक, दुसऱ्या पिने घेऊन टाका नंतर मी म्हणतो किती वेळेस म्हणतो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। भाई रामदेव बाबा बोल बोल के थक गए, वो भी खराब हो गए, कि डीप ब्रीदिंग टेक्निक यानी क्या, सांसों के ऊपर, सांसों के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। टीच योर चाइल्ड डीप ब्रीदिंग टेक्निक। जितना गहरी सांस और जितना स्लो डाउन करोगे, दैट इज द इजीएस्ट वे। ये सबसे सिंपल स्टेप है जो हमको सिखाएगी हाउ टू रिड्यूस द स्ट्रेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये अगर हमारा बच्चा सीख गया कि स्लो डाउन हो जाना, तो उसका एंजाइटी कम हो जाएगा और एग्जाम में स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। योगा, वॉकिंग एग्जाम के वक्त भी करना चाहिए, करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम कम कर सकते हो आप, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे और हम अगर एक्सरसाइज रोज करेंगे तो हमारा देख के बच्चा भी धीरे धीरे सीख जाएगा जब वो 10th 12th में आ जाएगा तो। सेकेंड थिंग इज, जो आजकल बहुत सिखाई जाती है वो माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। ध्यान धारणा का एक अलग तरीका है जिसको हम विपश्यना में सिखाते हैं। विपश्यना बहुत वंडरफुल टूल है टू रिड्यूस द स्ट्रेस। इन सिंपल लैंग्वेज देखो, अगर हमको जानवर और क्रॉस करना, इस पार से उस पार जाना है और व्हीकल्स ऐसे जा रहे हैं, तो हम व्हीकल्स पे बैठ सकते हैं क्या क्रॉस करने के लिए? वो सारा सिटी घुमाएगी हमको। उसी तरह जब हम मेडिटेट कर रहे हैं, थॉट्स आने वाले हैं और जाने वाले हैं, डोंट सिट ऑन दोज थॉट्स, लेट देम कम एंड गो, कम एंड गो, कम एंड गो। बी ए न्यूट्रल पर्सन, ग्रेजुअली वो चले जाएंगे और आप उस तरीके से मेडिटेशन करोगे और ये बच्चों को सिखाओगे तो एंजाइटी डेफिनेटली कम होने वाली। नेक्स्ट स्लाइड। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना जरूरी है। मैं बोलूंगा पॉजिटिव से अच्छा रैशनल सेल्फ टॉक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। गुड माइंडसेट उनका बनाओ, उनको एम्फोसाइज करो कि गलतियां सबसे होती है और ये गलतियां ही हमें आगे बढ़ना सिखाती है। भाई हम, हमारा हॉस्पिटल मुक्तांगन से अटैच है। मुक्तांगन जो एक डी एडिक्शन सेंटर है, तो हम, उनकी जो मुक्ता मैडम है ना मुक्तांगन के, उनको हर क्लास में, हर एग्जाम में फर्स्ट आते थे वो जब स्कूल में थे। उनके जो फादर है अनिल अवसट सर, फेमस राइटर, एक एग्जाम में मुक्ता मैडम को बहुत स्ट्रेस आ रहा था, तो वो उनके फादर के पास चली गई, मुझे बहुत स्ट्रेस आ रहा है एग्जाम में। तो फादर ने बोला, अरे तू हमेशा टॉप आती है, एक बार फेल होके मुझे दिखा। तो शी गॉट शॉक्ड, यार मेरे फादर मुझे बोल रहे फेल होने के लिए। हाँ बोले, टॉपर तो हमेशा आती है, एक बार फेल फेल होके दिखा। इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर हर टू फेल, एंड शी गॉट दैट कि भाई failure is also is a part of life and failure teaches us many things, right? So mistakes are there, सब लोग मिस्टेक करते हैं। so हम, ये मानुष चुकीचा पुतळा है। हाँ, गलतियां सबसे होती है और गलतियां में बहुत कुछ सिखाती है, राइट? तो ये हमको बच्चों में, ये थॉट बच्चों में इंस्टिल करना है। नहीं तो फिर क्या होता है, पेपर के बाद मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, इसमें सारा माइंडसेट खराब कर देते हैं बच्चे। तो ये थॉट पहले से लगो बच्चों में डालो कि भाई गलतियां हो सकती है सबसे, डोंट वरी, डोंट वरी, इट इज ओके, इट इज ओके नॉट टू बी ओके समटाइम्स, राइट? ओके, पॉजिटिव अफर्मेशंस दो कि हमारे बच्चों में, कुछ कुछ लोग पेरेंट्स बहुत क्रिटिकल होते हैं। ओवर क्रिटिसिज्म इज अनहेल्दी, क्रिटिकल समटाइम इज ओके बट ओवर क्रिटिसिज्म इज अनहेल्दी। सो वो थॉट इंस्टिल करो कि यू आर केपेबल एंड यू आर प्रिपेयर्ड, डोंट वरी, आई कैन डू इट। जितना कुछ कर सकते हैं उतना करो, ये हमें थॉट इंस्टिल करना है।
टाइम मैनेजमेंट सिखाना है, और वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कैसे रूटीन लाइफ में प्लानिंग करना सिखाना है, और एग्जीक्यूशन भी उसका। देन हेल्दी हैबिट्स, उटपटांग चीजें खाना कम कर दो। देन 6 घंटा मिनिमम नींद होनी चाहिए। हमारे पास ना मेडिकल के बहुत बच्चे आते हैं जो ना रात भर पढ़ते हैं, और जब एग्जाम आ जाती है ना, तो बोलते सर अभी मेरा टाइम टेबल चेंज करके दो। दिस इज नॉट अ कंप्यूटर जिसको रिसेट किया जाता है तुरंत एग्जाम के 4 4 दिन पहले। इज वेरी डिफिकल्ट। सो पहले से सिखाओ कि भाई नेचर ने ये नाइट का टाइम सोने के लिए दिया है, दिन का टाइम पढ़ाई करने के लिए दिया है, ये पहले से उसको इंस्टॉल करो। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, रियलिस्टिक गोल दिखाओ। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा का आईक्यू क्या है, आपके बच्चे के असेट्स क्या है, उसके हिसाब से आपने उसके और आपके उसके लिए के गोल सेट करो। अदरवाइज बहुत सारे लोग आते हैं ना, उनका आई नो कि उनके बच्चे का आईक्यू 70 है, इट इज एवरेज, आई वुड बी एवरेज और अराउंड एवरेज, और वो दे आर एक्सपेक्टिंग कि उसने IIT JEE क्रॉस पास होनी चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल मैन। you should have a realistic goal from yourself and from the child. Second thing is avoid comparison, refrain from comparisons. ये ना ये मैंने मेरे बच्चे ने इतने मार्क्स लाए, फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, ये सब, ये जो ना दिस इज अ वर्चुअल वर्ल्ड। हमारे कंपैरिजन की जो हमारी आदत है बढ़ा रहा है, उसको अवॉइड करो। दिस इज अ रियल वर्ल्ड। यहाँ पे हर बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। पर मुझे पता है कि मेरे जो दोस्त थे ना, कि वो जो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए, दे आर हैविंग वेरी गुड लाइफ देन मी राइट नाउ। सो मुझे लगता है कि यार क्यों इतना प्रेशर डालना है बच्चों के ऊपर। मिनिमाइज करो प्रेशर, फोकस ऑन एफर्ट। अगर हमें कश्मीर जाना है, तो यहाँ से कश्मीर का ट्रिप हम जर्नी एंजॉय नहीं करने वाले क्या? विल ऐसे एंजॉय दैट जर्नी। सो एग्जाम इज एन कश्मीर, एंड वी आर हैविंग स्टडी इज एन जर्नी। सो वो इफर्ट्स के ऊपर एंजॉय करना बच्चों को सिखा, और वो हम अभी से या अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके हार्ड वर्क के लिए बच्चों को प्रेस करो, अच्छा कर रहा है, वेरी गुड, यू आर डूइंग हार्ड वर्क, एंड यू आर वॉट एवर यू आर डूइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द रिजल्ट। ये सिखा। नेक्स्ट स्लाइड। अगर ये सब करके नहीं हो रहा है, तो भाई पहले टीचर के पास जाओ, या अच्छे आपके दोस्तों के पास जाओ, नहीं तो फिर एक अच्छे काउंसलर के पास जाओ, जो बच्चों को और उसके पेरेंट्स को समझेगा और उनकी एंग्जाइटी कम करने के लिए आपको हेल्प करेगा। राइट। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये सबसे जरूरी है, गुस्सा। हमारा बेसिक इमोशन है गुस्सा। जब से आदमी इस धरती पर आया है, उस वक्त वो जरूरी था गुस्सा। यानी वो जंगलों में रहता था, तो वो गुस्सा जरूरी था, क्योंकि अगर वो गुस्सा नहीं आता था, तो वो शेर को किसी अदर एनिमल्स को या किसी अदर ट्राइब्स को मारने के लिए वो गुस्सा जरूरी था। लेकिन अभी वो सब जंगल में तो नहीं है, लेकिन वो गुस्सा वैसे कि वैसा हमारे पास है, वो फटाक से आ जाता है। बट वो गुस्सा हमको कम करना है, उसको कंट्रोल करना है। एंगर इज अ ब्यूटीफुल टूल, बट यू हैव टू यूज इट प्रॉपरली, एट प्रॉपर इंटेंसिटी एंड प्रॉपर टाइम, एंड यू हैव टू बी इन अ प्रॉपर वे। गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करोगे गुस्से को, गलत जगह पे, गलत इंटेंसिटी पे, और हमारे बच्चों के ऊपर स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द एग्जाम आवर्स, सब खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। डोंट यूज द एंगर प्रॉपरली, use it appropriately. Next slide. Yes, don't impress. Your child's mark sheet is not your visiting card, man. It is not your visiting card. It is his marks, right? So don't wear your life in for comparison or to impress your friends and मेरे बच्चे ने ये किया वो किया. Don't do it. Let him do whatever he wants to do. Next slide. What is then the short form mnemonic for this? Diet, activity, relaxation, empathy with the child, and use whatever spirituality if you want to relax yourself. There's next slide. So not all stress is bad. यू स्ट्रेस जरूरी है, एग्जाम जरूरी है, नहीं तो कोई पढ़ाई नहीं करेगा। डिस्ट्रेस कम करना है, ये हमने सीखा। नेक्स्ट स्लाइड। अगर बच्चा, ये कुछ मैं सिम्टम्स बोल रहा हूँ ना, लास्ट 2-3 स्लाइड्स।
बच्चा अगर बहुत दुखी रह रहा है, उदास रह रहा है, बहुत उसको किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, इरिटेबल इजीली हो जा रहा है, तो आइडेंटिफाई करो कि बच्चा डिप्रेस हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर बच्चा डिप्रेस हो रहा है तो उसकी इमोशंस इनवैलिडेट मत करो, उसको सुनो, उससे बात करो, उसको पूछो, और अगर कुछ सिविरिटी ज्यादा हो रही है तो सुसाइडल आइडियाज है क्या, ये हमें पूछना जरूरी है। हर बच्चे को नहीं, जो हमको क्लिनिकली लग रहा है, अगर आप नहीं पूछ पा रहे हो तो काउंसलर के पास लेके जाओ और उसको मदद करो। हेल्प हेल्प द चाइल्ड, हेल्प द चाइल्ड। एंड साइकेट्रिस्ट आर आल्सो डॉक्टर्स। वी आल्सो डॉक्टर, कुछ अलग सीन नहीं है मेरे को, मैं भी डॉक्टर कार्तिक की तरह ही हूँ। वो डेंटल है, मैं मेंटल डॉक्टर हूँ, कुछ फर्क नहीं, सिर्फ डी और एम का फर्क है। नेक्स्ट स्लाइड। और if necessary we have to give medicines, and those medicines are useful. I have saved many kids committing suicide by treating them after 10th and 12th exam. So if necessary we have to give the medicines and counseling both. Next. So ये आप देख रहे हो, ये famous picture है, depressed patient and happy patient after treatment. We can bring those smiles after treating any patient. Next slide. This is, we will be ending the session by a prayer. मैंने मराठी इंग्लिश दोनों भी लिखा है। दिस इज अ सेरेनिटी प्रेयर विच हम बहुत जगह यूज करते हैं। प्रेयर इज, जे टाणे अशक्य दे शक्ति ते सहाय, जे शक्य साध्य आहे निर्धार दे कराया, मज काय शक्य आहे आहे अशक्य काय, माझे मला कळाया, दे बुद्धी देवराया, दे बुद्धि देवराया, दे बुद्धि देवराया। यानी भगवान, मुझे जो मैं सहन नहीं कर सकता, जो मैं चेंज नहीं कर सकता, उसको सहन करने की शक्ति दे, और जो मैं चेंज कर सकता हूँ उसको करने की शक्ति दे। और ये जो मैं कर सकता हूँ और जो मैं नहीं कर सकता हूँ, उस दोनों का डिफरेंस करने का विजडम मुझे दे भगवान, वो विजडम मुझे चाहिए। थैंक यू। लेट अस एंड द सेशन। नेक्स्ट स्लाइड। my this is my favorite sentence, my favorite sentence, but भाई लोगों, भाई और बहनों, एग्जाम इज नॉट द लाइफ एंड लाइफ इज नॉट द एग्जाम। थैंक यू। थैंक यू सो मच आशीष, क्या सेशन था यार एकदम। सॉरी, आई एम सपोज टू से डॉक्टर आशीष, मैं तो भूल ही गया, 2 मिनट के नहीं लिए नहीं, बह गया कार्तिक, मैं। सो इट इज सो ओके, इट इज अमेजिंग ओके। डॉक्टर आशीष, सो वंडरफुल, यू बॉट टीयर्स इनटू माय आईज। अमेजिंग। आई एम श्योर जितने श्रोता है उनमें से आई थिंक मैक्सिमम जो है वो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, और उन्हें जरूर ये एक बहुत बड़ी सीख मिली है आज इस सेशन के थ्रू कि एग्जाम ही जिंदगी नहीं और जिंदगी भी एग्जाम नहीं है। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू। मतलब इतना हॉलिस्टिकली आपने कवर किया हर एस्पेक्ट लाइफ का, नेचर का, और बहुत सिंपल शब्दों में आपने समझाया कि क्या चेंजेस हम अपने आप में ला सकते हैं, और जो चेंजेस हम अपने आप में नहीं ला सकते उसके लिए एक काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट आपके रूप में अवेलेबल है। मैं सारे श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि आप चैट में अगर देखें तो डॉक्टर आशीष मोहिदे सर का मैंने नंबर भी भेजा है आपको, और प्रेरणा हॉस्पिटल जहां वो प्रैक्टिस करते हैं, वर्षा इन होटल संभाजी नगर N5 सिडको, उसके बिल्कुल पीछे है उनका हॉस्पिटल, और इट्स अ वेरी फेमस काउंसलिंग सेंटर ऑल्सो। और मैं ये बोलना चाहूंगा बहुत प्राउडली कि मेरे बहुत सारे नियर एंड डियर वंस जिनको हम सहायता करना चाहते थे बट हम पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर पाए, उनको हमने आशीष सर के पास रेफर किया, और आज वो बहुत अच्छी और एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। कम से कम दवाइयां देना और बहुत सारा काउंसलिंग करना, ये मेरे दोस्त डॉक्टर आशीष की खासियत है, and that is why he's so famous in our region, because he doesn't just rely on medicine, he relies a lot on communication, and that's what makes him so extraordinary. Pradyumna, you can take the slides down beta so that we can have some question answers. So quickly, can we take 10 minutes, Dr. Ashish? Is that okay? yes, 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 it is okay. If there are any questions, please feel free to ask. Yes, Dr. Vivek, आप अपने आप को unmute करेंगे तो आप पूछ सकते हैं, please. Sir, I don't have any question, but I want to appreciate Dr. Ashish Moide sir, because we were struggling with our child Vinay regarding his ADHD, and
we consult Dr. Ashish sir, and he guided so nicely that we forgot that my child was having ADHD. So Thank I you. appreciate his kind of observation and treatment. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। बहुत So सारे nice of you. आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं डॉक्टर आशीष, और मैं फिर से बता दूं सारे श्रोताओं को कि मैंने ये आप सर का नंबर और सर के हॉस्पिटल का एड्रेस चैट में डाला है, जरूर देखिए। अगर आप पर्सनल कंसल्ट करना चाहते हैं तो दैट विल बी रियली ग्रेट। और खासकर सारे पालकों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें IQ, EQ और बहुत सारे और एस्पेक्ट्स भी बच्चों के, हाँ यस, मैं रिकॉर्डिंग जरूर प्रोवाइड करूंगा आज रात या कल रात तक मैक्सिमम। मैं सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं और हमारे लाइफ फाउंडेशन के मेंबर्स जुड़े हुए हैं, वो सब जगह ये जो आज का रिकॉर्डिंग है वो स्प्रेड कर देंगे, आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला किसी कारणवश, तो मैं मेरा मोबाइल नंबर चैट में डाल रहा हूं। आप प्लीज मुझे अगर व्हाट्सएप करेंगे आपका नंबर, तो आपके नंबर से व्हाट्सएप करेंगे तो मैं पर्सनली भी आपको भेज सकता हूं। मेरा फोन नंबर है 9923088034। मेरा नाम है डॉक्टर कार्तिक रामन और मैं लाइफ फाउंडेशन NGO का वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स हूँ। मैं भेज देता हूँ चैट पे 9923088034। किसी को कोई सवाल है तो आप अपना वीडियो ऑफ रख के भी पूछ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। हम 1-2-3 मिनट और रुकेंगे, आपको कोई अगर शंका है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप फील फ्री टू आस्क। यस तामड़े जी, थैंक यू सो मच। सर काउंसलिंग ऑनलाइन कर लेते हैं क्या? हेलो। हाँ, आई प्रेफर ऑफलाइन काउंसलिंग, लेकिन अगर पॉसिबल ही नहीं है तो वी गिव अ फेयर ट्राई, बट आई प्रेफर दिस सर 1-to-1 कांटेक्ट। हम यहाँ भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं। ओके, ऑफलाइन करेंगे करेंगे, और ऑनलाइन भी करेंगे, अगर जरूरी है तो वो भी कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विचित्रा मैम, मैंने सर का नंबर, पर्सनल नंबर शेयर किया है, कृपया आप संपर्क बनाए रखें सर से। और सर हैज बीन सो काइंड टू आल्सो ऑब्लाइज एंड से कि वो सर एक ऑनलाइन बार और नंबर दे देंगे, एक बार और नंबर बोल देंगे सर का। मैं चैट में फिर से डालता हूँ, 1 मिनट, हाँ प्लीज होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड ना, मैं चैट में डालता हूँ तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जस्ट अगर मैंने नंबर फोन नहीं ले पाया तो व्हाट्सएप जरूर कर देना, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। हेलो आशीष सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं किससे बात कर रहा हूँ, सुना नहीं दे रहा। सर माय नेम इज शुभा भार्गव, गौरव भार्गव भाई। ओके, यू नो, हेलो। आप जानते हो। एक्चुअली हेलो। छोटे बेटे के लिए तो मैं आ ही रही थी आपके पास। बड़े बेटे के लिए पूछना है, वो अभी 10th बोर्ड में है, अभी 10th का एग्जाम है। उसका कॉन्सेंट्रेट नहीं लगता है, वो टिक के बैठ नहीं पा रहा है, मतलब ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में उठता है, इधर उधर भागता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले से ही ऐसा है? सर हाँ, पहले से ही ऐसा है वो तो। अच्छा, तो अभी 10th में है? अभी 10th में बोर्ड एग्जाम है उसका। उसका उसका अटेंशन स्पैन देख के उसका टाइम टेबल डिसाइड करो मैडम। अभी एग्जाम इतने नजदीक है, तो देर इज नथिंग यस। विच वी कैन चेंज राइट नाउ इमीडिएटली। बट उसका अटेंशन स्पैन अगर 10-15 मिनट का है तो उसको उसके हिसाब से टाइम टेबल सेट करके दो। और उसका ओके। अगर अटेंशन स्पैन कम है तो पॉइंटर्स उसको पढ़ाई के लिए दे दो आप, कि भाई इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट निकाल निकाल के उसको दिखाओ। सारी चीजें आप उसको पढ़ाओगे एक साथ तो वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर हाँ। पाएगा। ओके ओके। उसको छोटी छोटी टिप्स देना स्टार्ट कर दो। वो उतना अभी मेंटेनेंस रेसल भी कर लिया उसने, उतना काफी है अभी। अभी उसके इलेबरेशन में मत जाओ, उसका अटेंशन स्पैन अगर कम है तो। और उसको थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट करो पॉजिटिव, जितना अगर 10 मिनट से 20 मिनट कर बैठ गया तो कुछ अच्छी चीजें उसको पैटिंग करना या अच्छा खाना खिलाना घर पे, ऐसा कुछ करके धीरे धीरे उसका 10 से 20 मिनट तक लेके जाओ उसको अटेंशन स्पैन। ओके। मोबाइल स्क्रीन टाइम कम कर दो धीरे धीरे, स्क्रीन टाइम से उसका हाँ। हाइपर ओके। एक्टिविटी बढ़ जाएगा। हाँ। स्वीट कम खिलाओ।
ओके सर। हाँ, स्वीट तो मैं बहुत खाता बहुत है, वो नहीं नहीं, स्वीट में। स्वीट्स कम करो, स्वीट से हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है, स्वीट्स कम करो। ओके ओके ओके। थैंक यू। आज का सेशन मैंने सुना, आपका बहुत हेल्पफुल था। आई थिंक थैंक यू, कुछ चीजें हम गलत कर रहे थे, उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन आपका सुन के। थैंक यू, थैंक यू। उसको एक्सरसाइज करने के लिए लगाओ सुबह सुबह। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। Ashish sir, good afternoon. This is Dr. Abhishek Parlikar. मैं डॉक्टर, मेरे बच्चों के डॉक्टर। आपका सेशन बहुत अच्छा था, वेरी एनलाइटनिंग सेशन। मुझे ये पूछना था कि व्हाट इज द लोएस्ट एज ग्रुप इन चिल्ड्रन हु हैव हुज पेरेंट्स हैव अप्रोच्ड यू, मतलब 5 साल के नीचे कोई आपके पास बच्चों को लेके आया है क्या, हाँ, और आया है तो किस लिए? आते हैं बच्चे मेरे पास तो 2 या 3 साल के बच्चे भी आए हैं। दे आर ब्रॉट फॉर कि वेदर इट इज अ हाइपर एक्टिव चाइल्ड और नॉट, वेदर इट इज ऑटिस्टिक चाइल्ड और नॉट, ये दिखाने के लिए। ओके एंड उससे छोटे बच्चों के लिए नहीं लाते हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि इसको कुछ एबनॉर्मल है क्या, यानी वो उनके साथ बैठे हुए रहते हैं और पूछते हैं कि ये बच्चा ऐसे कर रहा है, तो वेदर देर इज समथिंग नॉर्मल और एबनॉर्मल। उनको लगता है कि ये बहुत उछल कूद कर रहा है, तो वेदर इज अ हाइपर एक्टिव चाइल्ड, वेदर वी शुड ट्रीट इट और नॉट। तो ऐसे ओके ओपिनियन लिए जाते हैं। लेकिन आई हैव गॉट मेरे दोस्त जो यूएस से आए थे, यानी कोविड में बहुत सारे दोस्त आउट ऑफ इंडिया से इंडिया शिफ्ट हो गए, तो वो हाँ हाँ आए थे, उन्होंने पूछा कि वी आर हियर टू ट्रीट, मतलब मुझे हमें लग रहा है कि हमारा बच्चा कोविड में ऑटिस्टिक हो गया है, तो वेदर ओके दिस चाइल्ड इज ऑटिस्टिक और नॉट। वो लड़की थी, 2-3 साल की थी शायद, 3 साल ओके की थी। सो दे आर ब्रॉड। अच्छा, एक और सवाल मुझे पूछना था कि ऐसे जो एग्जाम गोइंग बच्चे काफी आते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो कोई ऐसे 3 पॉइंट्स आप मुझे बता सकेंगे कि वो 3 पॉइंट्स अगर इस बच्चे में हो तो आप उस बच्चे को साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करें? ओके, बच्चे का स्वभाव चेंज हो रहा है, ऐसा आगे लग रहा है कि वो बहुत खुश रहता था, अभी कंटिन्यूअसली उदास रह रहा है। एक, ओके उसका एपेटाइट सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया, आइदर इट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ओके उसका स्लीप डिस्टर्ब हो गया, स्लीप पैटर्न। ओके ओके These things are very what to say, characteristic. ओके ओके And ask one more question to your child, how do you feel beta? ये ओके हमने हमारे पेशेंट को भी पूछना चाहिए, और हमने हमारे बच्चों को भी पूछना चाहिए, हमने हमारे वाइफ को भी पूछना चाहिए, हाउ डू यू फील, आपको मन में कैसे लग रहा है। ये हम किसी को नहीं पूछते हैं। हम ट्रू। सारी चीजें पूछ लेते हैं दुनिया भर की, लेकिन ये पूछ लेते हैं कि आपको मन में कैसे लग रहा है। सही है, सही राइट, बात है। सो दैट यू राइट यू राइट आस्क द चाइल्ड कि आपको उदास लग रहा है क्या, देन इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन, अगर वो सही में उदास है, तो हर बार आपको सारी चीजें बोल देगा, मुझे उदास लग रहा है, मुझे लोनली लग रहा है, मेरा एपेटाइट लो हो ओके गया है, गुस्सा आ रहा है, सब कुछ बोल देगा। सो आस्क these 3-4 questions. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। Thank you. Thank you, Dr. Abhishek Parlikar, for attending our session. थैंक यू सो मच। Hello. Hello. So this is Ganesh Moy calling from Nasik, Maharashtra. I just have one query. So should I? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ If रही you गणेश can जी। switch off your video, Ganesh, I think we will be able to hear you better. Okay. Is it audible now? Yeah, now we can hear you. Yeah. So I'm Ganesh Moy from Nasik, Maharashtra. So yeah, definitely. I think you said you're from Samajinagar, right? So my child is in 5th standard now. The concern is means he's not taking any kind of tension for his exams or maybe any school activity. So he knows everything, but because of that relaxedness, so he's not like कि हाँ कल मेरा एग्जाम है या मेरा अभी अगले वीक से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, सो ही इज इन रिलैक्स मोड. सो अभी इसमें एक पार्ट ये भी है कि कंसंट्रेशन वाला पार्ट, सो ही इज नॉट एबल टू कंसंट्रेट जब भी पढ़ाई करता है. जैसे आई थिंक एक मैम ने बोला भी कि 10-15 मिनट बैठता है, देन ही वांट्स टू अगेन प्ले विद सम बॉल, फुटबॉल वगैरह. तो सर ये कंसंट्रेशन वाला जो पार्ट है, तो ये आपसे कंसल्ट करके मीन्स आई डोंट नो अभी हाउ टू, मैं उसको जैसे आपने बोला ना कि क्या गुड पॉइंट्स है, क्या करना चाहिए, आपका दिन भर का शेड्यूल बनाओ एग्जाम के टाइम पे, वो भी सब कर देता है वो या बताता हूँ, लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाता. फाइनली अल्टीमेट ऐसा है कि
ये करना है मुझे, ये मेरा काम है। जैसे हम लोग ड्यूटी जाते हैं, जॉब करते हैं, जैसे पढ़ना मेरा काम है, तो वो वाला पार्ट शायद उसका नहीं हो पाता है। और भी कितना भी कंसल्ट कर लो या उसको हम लोग करते हैं, बट उसमें से वो ले नहीं पाता। हाँ सब बोलता है, तो उसके लिए क्या आप गाइड कर सकते हो, या फिर मे बी आई विल रीच टू इन संभाजी नगर। सो थोड़ा सा उसके ऊपर सर आप कुछ यू कैन ओवरव्यू। सी देखो, ये बच्चों को ना हम सब कुछ आसानी से दे दे रहे हैं, सब कुछ आसानी से दे रहे हैं। उन्हें मांगा हमने दे दिया, उन्हें मांगा हमने दे दिया। सो दे डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रगल, राइट। और ये स्ट्रगल जो हमने किया कुछ चीजें पाने के लिए, ये स्ट्रगल वो देख नहीं रहे, और वो स्ट्रगल नहीं देख रहे इसलिए उनको उसकी जरूरत नहीं लगती है, ठीक है। और जरूरत फिर अगर नहीं लग रही है तो वो थोड़ी सी पैदा करनी पड़ेगी, या वो उनको सिखाना पड़ेगा कि ये जरूरी क्यों है। थोड़ी सी कड़वी दवा है, उसको शहद में डाल के पिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए उनको ऐसा थेरोटिकल लेक्चर दोगे तो वो कुछ सुनेगा नहीं आपकी। आप बोलेगा आप पिताजी आप बोर मार रहे हो। यू हैव टू गिव द प्रैक्टिकल थिंग, धीरे धीरे करके रोज के एग्जाम्पल्स में उसको सिखाना पड़ेगा कि व्हाई स्टडी इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। जिन्होंने पढ़ाई किया, ये एग्जाम्पल धीरे 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 कभी कभी इसे बीच बीच में डालने हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ नॉट स्टडिंग एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ स्टडिंग। एक दूसरा, चंचल है बच्चा, तो पहले ये देखो कि चंचल है या एक्टिव है या हाइपर एक्टिव है। ये डिफरेंस आप नासिक में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनसे करा के ले सकते हैं। अगर हाइपर एक्टिव है तो उसकी ट्रीटमेंट ले लो। अगर हाइपर एक्टिव नहीं है, सिर्फ एक्टिव है, तो धीरे धीरे उसका स्क्रीन टाइम कर करके, स्वीट्स कम कर करके, उसको एक्सरसाइज में डाल के उसका कंसंट्रेशन फोकस बढ़ाओ। एंड जिसका जितना उसका अटेंशन स्पैन है उतना पढ़ाई देके ब्रेक ब्रेक में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। यानी 20 मिनट का है तो 20 मिनट पढ़ाई, 5-10 मिनट ब्रेक, 20 मिनट पढ़ाई, 5-10 मिनट ब्रेक। इस तरीके से उसका अटेंशन स्पैन बढ़ाओ। वो अगर 20 मिनट में अच्छे से पढ़ रहा है तो दैट इज ओके, दैट इज ओके। और 5-10 मिनट ब्रेक ले लेगा, ब्रेक में मोबाइल नहीं देना है, ब्रेक में उसको कुछ खेलने के लिए देना है, फिर से पढ़ाई के लिए बैठाना। और एग्जाम का सीरियसनेस बिल्कुल ही नहीं ले रहा है तो दैट इज ऑल्सो अनहेल्दी। तो टीचर को भी बोल सकते हो कि इसको एग्जाम का थोड़ा सा सीरियसनेस देने के लिए आप बोलो। हम बच्चे हमारी नहीं सुनते, बच्चे अपने टीचर के बराबर सुन लेते हैं। तो you can use teacher sometimes in a different way, but tell them not to be very strict with him while explaining to him or her. Yes sir, yes, thanks a lot, thanks for that. Yes. I think if we have no further questions, then I think we can complete this session, Dr. Ashish. Again, on behalf of Life Foundation, we thank you and we thank all the spectators here, जितने भी श्रोता आए हैं, जितने भी पालक आए हैं. Yes, Dr. Vishal. सर मुझे एक सवाल है, बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए स्पिरिचुअलिटी कितना रोल प्ले कर सकती है? आशीष सर। स्पिरिचुअलिटी हर चीज में काम करती है, और स्पेसिफिकली कंसंट्रेशन के लिए वो अच्छे से काम करेगी। वो अपना भी कंसंट्रेशन बढ़ाएगी और बच्चों का भी बढ़ाएगी। सो एनी रिलीजन यू आर हैविंग, I know Vishal is my good friend. तो any religion you are having, उस चीज में उन सब में जो कुछ है वो सारी प्रार्थनाएं, सारे प्रेयर्स, सगळे स्तोत्र, हे सगळं जेव्हा पाठ करायची सवय जी असते त्याच्यामुळे फायदा होतो। आणि स्पिरिच्युअलिटी सगळ्यांचं बेसिक शेवटी एकच आहे, बरोबर? चेंज हियर। श्रीकृष्णाने तेच सांगितलं, सगळ्यांनी तेच सांगितलं, चेंज यहाँ पे चेंज करो। और वो आदत अगर हमको है तो वो बच्चे में अपने आप आ जाएगी। सो स्पिरिचुअलिटी टू अ सर्टेन लेवल इज वंडरफुल। थैंक यू सर। विशाल, थैंक यू विशाल। ओके। अमोल कुंभार जी को भी एक क्वेश्चन है। हाँ येस सर, माझा मुलगा 12वीत आहे आता आणि एक्झाम आहे. पूर्ण प्रिपरेशन करत असताना त्याला असं वाटत होतं की माझं पहिलं सेशन आहे आणि तो दुपारी रेस्ट घेत होता.
आता एक्झाम दुपारच्या सेशनला आली तर त्याला एक ट्रेस आहे की त्या दुपारच्या सेशनला मी आतापर्यंत जे प्रॅक्टिस केलंय ते सकाळी केलंय किंवा संध्याकाळी केलंय आणि भयंकर डोकं दुखतं त्याचं. म्हणजे अभ्यास करत असताना जागरण आणि जेवण किंवा भूक याच्याबद्दल पण अडचण आहे, पण ट्रेस जास्त असल्यामुळं डोकं दुखतं की कसं, आणि हा कसा आता यातून मला काय सांगता येईल त्याला? हा, तुम्ही 2-3 प्रश्न विचारले की जर त्याचा टायमिंग जो काय आहे, ज्या वेळेमध्ये तो अभ्यास करतोय आणि एक्झामची वेळ, तर ऍक्च्युली आपण एक्झामची वेळ जर दुपारची असेल तर आणि त्याला दुपारी अभ्यास करायची सवय नाही, झोपेची सवय आहे, एक्झामच्या आधी समजा 10-12 दिवस जरी असतील तरी रोज त्याला बाहेर, म्हणजे घराच्या बाहेर वरंड्यात, गच्चीमध्ये, गॅलरीमध्ये कुठेतरी बसवा. त्या डोळ्यांना सवय लावा दुपारी अवेक राहण्याची. इन्फॉर्मेशन गेली पाहिजे की या वेळेमध्ये जागं राहायचंय आपल्याला, त्या वेळेमध्ये झोपायचं नाहीये, ही सवय लावा लागेल. एक. दुसरं, डोकं का दुखतंय? स्ट्रेसमुळे आहे, प्रेशरमुळे आहे, रात्रीच्या जागरणामुळे आहे, कमी झोप असल्यामुळे आहे. तर हे सगळं शोधा. त्याचं झोप ॲडिक्वेट झाली तरच ब्रेन मध्ये स्टोअर होणार. त्याच्यामुळे झोप रात्री घेणं गरजेचं आहे. दुसरं, स्ट्रेस घेत असेल तर त्याची कारणं शोधा, त्याच्या मनातले विचार शोधा आणि त्याला म्हणा की बाबा रे, फक्त एक्झामच्या आधी अभ्यास करून काही होत नसतं, वर्षभर अभ्यास केलेला आहे, तो आठवणं गरजेचं आहे. आणि तो आठवायचा असेल तर आता स्ट्रेस मध्ये येऊन काही फायदा नाही. त्यामुळे फक्त रिव्हिजन करायचे, जे येतं तेवढंच वाचायचं आहे आता. नेक्स्ट, बाकी काही आजार आहेत का नाहीत हे शोधा, आणि हे सगळं करून जर होत नसेल तर मग डॉक्टरकडे घेऊन जा. माइल्ड त्याला एखादी पेन किलर किंवा अँटी एन्झायटी देता येईल जर गरज असेल तर, आता नाही. थँक्यू. हॅलो सर, एक क्वेश्चन होता माझा पण. हा, विचारा. माझी मुलगी पण 12वीला आहे, तर ते ओके. चांगलं सगळं काही व्यवस्थित करते, पण कधी कधी अशी डिप्रेस होऊन जाते. तर काय तिला होऊन म्हणजे जाते? डिप्रेस होऊन जाते, Depress बोर होतात. झालंय. मग तिला मोटिवेट करण्यासाठी समजा काय करायचं, मधून मधून थोडस हे करावं लागते तिला. हो, मोटिवेट करायचं तिला. हे म्हणून तर मी शेवटचं वाक्य लिहिलं होतं की आयुष्य म्हणजे परीक्षा नाही आणि हा. परीक्षा म्हणजे आयुष्य नाही. आपल्याला परीक्षेमध्ये परफॉर्मन्स कडे लक्ष द्यायचंय, रिझल्ट कडे नाही. तिचा गोल चेंज करा. ती रिझल्ट कडे लक्ष देत असेल, रिझल्ट कडे लक्ष द्यायचं नाही, ते आपल्या हातात नाही. आपल्याला काश्मीरला जायचंय तर मधला टूर पण एन्जॉय करावा लागेल ना आपल्याला, हा, बरोबर? हा. तर हो रिझल्ट म्हणजे काश्मीर आहे, ते आपल्या हातात नाहीये. आपल्या हातामध्ये तिथपर्यंत पोहोचणं आहे, त्याच्यावर फोकस कर म्हणा तू. हा. कारण जर तिचा फोकस जर रिझल्ट कडे असेल, परफॉर्मन्स कडे नसेल, तर हवा तसा रिझल्ट येणार नाही, हा. बरोबर? हो. त्याच्यामुळे रिझल्ट जर चांगला हवा असेल तर परफॉर्मन्स कडे लक्ष दे, हा, हा. बरोबर? हो हो चालेल. परफॉर्मन्स करत असताना रिलॅक्स, जेवढी रिलॅक्स राहील तर तेच रिलॅक्स ती एक्झाम मध्ये राहिली तर परफॉर्मन्स चांगला येईल. हे तिला समजून सांगा. मध्ये मध्ये ब्रेक्स घ्यायला सांगा, मध्येच हा. थोडस तिला मैत्रिणीशी बोलायला सांगा, गॉसिप करायला सांगा, बरंच थोडस गप्पा मारले, काय प्रॉब्लेम नाही. हो हो चालेल चालेल सर, धन्यवाद. ज्योति खाड़े मैम पूछ रहे हैं कि काइंडली गिव अस सम टिप्स ऑन हाउ नॉट टू बी एक्सपेक्टिंग ऑलवेज टू परफॉर्म द बेस्ट इन एवरी एग्जाम. आई थिंक एज अ पेरेंट मुझे एक ही चीज लगता है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस न थोपे तो, और उससे बड़ा कोई प्रैक्टिस नहीं, और दैट इज गोइंग टू रिक्वायर सम एफर्ट ऑन आवर पार्ट. यस, बेस्ट जो चाहे ना, बेस्ट हर चीज में, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, ये वर्ड हर बहुत बेकार है. ये सबको परेशान करके रख रहा है बेस्ट. सो लेट अस डू द चाइल्ड वॉट एवर उनके कैपेसिटी में है उतना करने दो बच्चों को. सब कोई तेंदुलकर नहीं बनने वाला, सब लता मंगेशकर नहीं बनने वाले. सो जो है जो है उसको उतना परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करो, नॉट टू डू द बेस्ट थिंग इन लाइफ. आशीष भाई, वन ऑफ माय रिलेटिव सन ना, माय रिलेटिव इज अ वेरी एमिनेंट आर्किटेक्ट, और वो मुंबई के बहुत प्रेस्टिजियस जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में ऑनररी प्रोफेसर भी हैं. जब बेटे ने बोला कि मुझे म्यूजिक सीखना है यूएस जाके, तो उन्होंने बोला पर ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू हैव टू बी द बेस्ट. तुमको ए.आर. रहमान से कम नहीं मैं चला के लूंगा. तो उसने उनके पापा को पूछा कि आप ए.आर. रहमान है क्या आर्किटेक्चर के? पापा ने बोला नहीं. बोला इसके बाद नहीं पूछना पापा मुझे.
that is what. Perfectionism can be a process. It can be a process, but it should not be a goal. Right. I think Sanjay Bhaiya has a question. This will be the last question, please. I have given you already sir's number. If there's any other question, I would request कि आप कल please phone कीजिए. आज संडे का दिन है, कृपया आज के दिन हमारे दोस्त को माफ कर दीजिएगा. हमने आज माफ नहीं किया, आप माफ कर दीजिएगा, नहीं तो भाभी उन्हें माफ नहीं करेंगी. Yeah, hi, Karthik and Dr. Ashish. This is Dr. Sanjay from Pune. Yes, It sir. was an eye-opener session, Dr. Ashish. You have covered all aspects of the exams and what parents should be done, what parents' responsibility should be. Thank you so much, Dr. Ashish. Please keep it up, guiding parents and students. And Dr. Karthik, you are doing exceptional work beyond dentistry. So please keep it up. And I want to part of your organization, if possible in Pune, please let me know. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Sanjay sir. Thanks for the compliments. Sleeping time 6 hours. Sorry? एक क्वेश्चन पूछा गया, स्लीपिंग टाइम कितना चाहिए? हाँ. स्लीपिंग टाइम 6 आवर्स चाहिए और ब्रेक टाइम 5 to 10 मिनट्स चाहिए 10th और 12th के लिए. Right. Got you. Thank you, Ashish. I think we'll complete the session. नहीं तो ये चलते रहेगा. On behalf of Life Foundation NGO, Sampada, मैं, Ajay, and all people who are present, we would like to thank you, Ashish, and all the participants, parents. Thank you. आपने इतना आपका अमूल्य समय दिया और पेरेंट्स आपने प्रॉपरली सुना और आई एम श्योर कि आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे. जिन्होंने मिस किया है चिंता ना करें, रिकॉर्डिंग्स जल्दी ही सब तरफ भेजी जाएंगी. थैंक यू वेरी मच. Pradyumna, you can stop the recording now. Ashish. Thank you.